I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। आज हम जो पहले वाला चैप्टर है हमारा, पहले वाला टॉपिक है देता, उसके बाद उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और पहले हमने ये बात की थी कि देता की मुख्य बातें कौन सी थी, उसकी अर्थ परिभाषा क्या थी, देता के कारण क्या थे, और आज हम देखेंगे कि देता के लक्षण क्या हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि वह किस तरीके से मल्टीपोलरिटी या बहुध्रुवीय ध्रुवीकरण की दिशा में प्रगति थी। और उसके बाद में देखेंगे हम देता की प्रगति या उसकी प्रोग्रेस किस प्रकार से हुई। तो शुरू करते हैं हम। ब्रेजेंस्की ने इसके कुछ लक्षण बताए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रेजेंस्की ने यह कहा कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के निकट आने लगीं तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। जैसे हमने पहले देखा कि दोनों महाशक्तियाँ तनाव को कम करना चाहती हैं, और चाहे वो मतलब आंतरिक इच्छा नहीं है, किंतु उनकी देश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको ये कार्य करना पड़ रहा है। और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। और दूसरा ये प्रयास किया गया कि जो एक दूसरे के प्रति जो युद्ध की एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना है उसको कम किया जाए, और एक दूसरे के ऐसे कार्य नहीं करें दोनों जिससे कि एक दूसरे को उनके टेंशन, जिससे कि उन दोनों के बीच में टेंशन एस्केलेट हो या टेंशन बढ़े। यह प्रयास किया गया कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि विचारधारात्मक स्तर पर कट्टरता पनप गई है, उस कट्टरता को किसी भी प्रकार से कम किया जाए। नेक्स्ट है अन्य सभी क्षेत्रों में परस्पर संबंधों को सुधारा जाए, जिसमें कि आप देखते हैं कि खेल संबंधों में भी सुधार आया, अन्य संबंधों में, सांस्कृतिक संबंधों में सुधार आया। तो ये प्रयास रहा दोनों महाशक्तियों का कि दोनों अन्य क्षेत्रों में भी पारस्परिक संबंधों को सुधारा जाएगा। और दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसे संबंध स्थापित हों कि दोनों महाशक्तियों के मध्य अंतर निर्भरता आ जाए। हालांकि ये हमारे को ब्रेजेंस्की का ये पॉइंट है, थोड़ा सा थियोरिटिकल दिखाई देता है। थियोरिटिकल इस सेंस में है कि इंटरडिपेंडेंस की जो बात ब्रेजेंस्की ने की है वो उसको हम कुछ पॉइंट या कुछ परसेंट तक ही उसको सही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ तनाव शिथिल करना चाहती हैं, वो तनाव को कम करना चाहती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अपने स्टैंड से वो हटना नहीं चाहती हैं। तो इस प्रकार से दोनों महाशक्तियों ने अपने तनाव को कम करने का प्रयास किया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तनाव कम होने के बावजूद भी जो आंतरिक रूप से जो शत्रुता है वो पूरी तरह से बनी रही। इसको आगे हम देखते हैं कि वो किस तरीके से बहुध्रुवीकरण की दिशा में प्रगति हुई। 1950 से 1960 के दशक में कठोर ध्रुवीकरण की स्थिति बनी रही, अर्थात दोनों देशों ने मतलब के गुट इतने सुदृढ़ थे कि कोई भी देश उसमें से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि आप अगर हमारे साथ में हैं तो हमारे साथ में ही रहना पड़ेगा, आप दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते, दूसरे ग्रुप को किसी भी रूप में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये एक बात थी। दूसरी अगली बात जिसको हम देखें वो ये थी कि 1961 से 1970 के बीच में शिथिल द्विध्रुवीकरण आया। इसका मतलब ये था कि दोनों देशों में से कई देशों ने इन गुटों में से निकलकर अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाना शुरू की। उदाहरण के लिए 1961 में अल्बानिया ने वार्सा की संधि छोड़ दी। 1965 में फ्रांस ने अमेरिका की आलोचना करके नाटो की सैनिक समिति में से खुद को अलग कर लिया, और नाटो का मुख्यालय पेरिस से हटकर ब्रुसेल्स पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था अगर हम देखें इसको। और इसी धारा के प्रभावित होने से सीटो व सेंटो जैसे संगठन भी आप देखेंगे कि कमज़ोर हो गए। पाकिस्तान ने चीन से द्विपक्षीय संबंध स्थापित कर लिए, और जो पाकिस्तान जो कि अमेरिका के पूरी तरह से कट्टर रूप से अमेरिका के साथ में था, उसने भी इंडिविजुअल लेवल पर जाकर चीन से संबंध स्थापित कर लिए। तो ये इस बात का प्रमाण था, ये इस बात का सबूत है कि अब जो द्विध्रुवीकरण जो बहुत कठोर था वो कहीं ना कहीं बहुध्रुवीकरण की दिशा में वो मल्टीपोलरिटी की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सत्ता के अनेक केंद्र बन गए और गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप देखेंगे कि इन 1960s से 70s के बीच में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वह भी एक अलग एक ध्रुव जो बहुध्रुवीय में मल्टीपोलर में एक पोल आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी एक पोल था। अब हम आगे देखते हैं कि
देता की प्रोग्रेस किस तरीके से हुई। तो देता की प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो 1971 से 1979 के चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन्होंने देता के तत्व को उजागर किया। अमेरिका ने चीन को मान्यता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। पहले भी मैंने आपको कहा था कि अमेरिका वियतनाम वॉर से सम्मानजनक तरीके से हटना चाहता था, तो इसलिए उसने चीन से संबंध स्थापित किए। दूसरा, वो ये देख रहा था यूएस, मतलब आप इस बारे में यूएस की फॉरेन पॉलिसी की दूरदर्शिता को देखिए कि उन्होंने 1970s में ही ये भांप लिया था कि चीन आने वाले समय की आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक बाजार ढूंढना चाहता था अपना, अमेरिका की कॉरपोरेट लॉबी है उसका ये प्रेशर था कि अब चीन में भी संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। तो इस तरीके से चीन को उसने मान्यता दी और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत सालों से नहीं हुआ था कि ताइवान की जगह जो स्थान है सुरक्षा परिषद में, वो साम्यवादी चीन को दिलाया गया। चीन और अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंध स्थापित हुए। इसी प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में महत्वपूर्ण संधियां हुई। 1972 में इन दोनों देशों के बीच में साल्ट वन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन हुई। इसमें इन दोनों देशों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रोक लगाई, एबीएम्स पर रोक लगाई और उनकी संख्या को ऐसा किया गया, उनकी संख्या को निश्चित की गई। और उसके बाद में हम देखें कि ये संधि बाद में पुष्ट हो गई। 1976 में सॉल्ट सू सेकेंड संधि पर हस्ताक्षर किए गए या सॉल्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन ये संधि पुष्ट नहीं हो सकी। 1975 में अमेरिका के राष्ट्रपति फोर्ड ने मॉस्को की यात्रा की और इसके अगले वर्ष सोवियत नेता ब्रेजनेव अमेरिका गए। देता के संबंध में अगस्त 1975 का हेलसिंकी सम्मेलन महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोप की सुरक्षा व सहयोग के विषय पर विचार किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन में यह हुआ कि यूरोप की सुरक्षा और उसकी जो अन्य विषय हैं, आर्थिक सहयोग किस प्रकार से हो, उसके ऊपर विचार किया गया। परंतु सोवियत संघ के भय के कारण पश्चिमी यूरोप के देशों के आग्रह पर अमेरिका व कनाडा को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें सभी यूरोपीय देशों ने आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक शोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान और इसके साथ ही मानव अधिकारों की सुरक्षा के बारे में भी संधियाँ की। द्वितीय विश्व युद्ध, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप देखिए कि देता के बाद में क्या हुआ। सभी देशों ने एक दूसरे के नज़दीक आने का प्रयास किया। यूरोप के सभी देशों ने एक दूसरे के पास में आने का प्रयास किया गया और बहुत बड़ा सम्मेलन जिसमें वैज्ञानिक शोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान, मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में संधियाँ की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये यूरोप की पहली घटना थी जब इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे यूरोप के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यद्यपि दोनों महाशक्तियों के बीच में संबंध सुधरते गए, किंतु इसके साथ ही किसी भी प्रकार से चीन को दोनों देश ये चाहते थे कि चीन उनकी ओर मिल जाए, क्योंकि चीन एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर के आया था जिसको साथ लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। चीन की स्थिति उस ताश के पत्ते की समान थी, उसको या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके पाकर कोई भी खिलाड़ी खेल में जीत सकता था। इसलिए लाल शीत युद्ध भी समाप्त हो गया जो 1958 में शुरू हुआ था। और लाल शीत युद्ध के बारे में हम जानते हैं कि यह चीन और सोवियत संघ के बीच में जोरदार कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इनफैक्ट उनके बीच में झड़प भी हुई। तो ये पूरी तरह से हम देखते हैं कि समाप्त हो गया। और 1958 में ये शुरू हुआ था। सितंबर 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई और जिसको हम माओ त्से-तुंग भी कहते हैं। और उसके बाद में डेंग जियाओपिंग का नेतृत्व आया और उसने वी माओकरण यानी डी माओ करण का कार्यक्रम शुरू किया। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका जब स्टालिन की मृत्यु हुई उसके बाद में डिस्टेलिनाइजेशन का कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। तो इसी तरह से माओ की नीतियों को बदला गया और माओ की नीतियों को बदलने के साथ ही चीन का सोवियत संघ विरोधी आचरण है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अमेरिका में 1980 के चुनाव में रीगन को सफलता मिली और अब ये हो गया कि पूरी तरह से अब स्थितियाँ बदल गई थी। देखिए एक पॉइंट है जहाँ पर के जाकर देता ख़त्म होता है और देता ख़त्म होने का एक रीज़न क्या है? रीज़न है कि अफ़गानिस्तान का दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं ने एंट्री कर ली। उसके बाद में आप देखते हैं कि जो देता का पहला दौर था 1969 से 1979 का वो समाप्त हो गया। अब आपका सेकेंड फेज ऑफ द कोल्ड वॉर या जिसको हम कहें
शीत युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ। अमेरिका में 1980 के चुनाव में रोनाल्ड रीगन को सफलता मिली और 1981 में प्रशासन संभालते ही रीगन ने यह घोषित कर दिया कि सोवियत संघ एक दुष्ट साम्राज्य है और नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम स्टार वॉर्स प्रोग्राम के कारण सोवियत संघ के प्रति अमेरिकी व्यवहार पूरी तरह से कटु हो गया। अब आप देखिए, जैसे ही सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में एंटर करती हैं और फिर ये उसके साथ ही साथ पूरा पाकिस्तान को एड देने का कार्यक्रम अमेरिका चलाता है और अमेरिका ने पूरी तरह से जो पृथकतावादी गुट हैं अफगानिस्तान के, जो सोवियत संघ की सेनाओं का विरोध कर रहे थे, उसको पूरी तरह से अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू किया और आप देखते हैं कि ये स्थिति 1989 तक जारी रही। 1985 में रूस का नेतृत्व मिखाइल गोर्बाचोव ने संभाला। उसके बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गोर्बाचोव ने ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका यानी कि दोनों नीतियां प्रारंभ की। ग्लास्नोस्त का अर्थ है समाज में खुलापन और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है अर्थव्यवस्था का खुलापन और पुनर्निर्माण। इस नए चिंतन का परिचय देते हुए गोर्बाचोव ने निशस्त्रीकरण की दिशा में सबसे अधिक महत्व दिया। 1985 में जेनेवा सम्मेलन और 1986 में रेक्जाविक सम्मेलन असफल रहे, लेकिन 1987 का वाशिंगटन सम्मेलन सफल रहा, जिसमें कि दोनों देशों ने आपकी जो संधि है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। अगले वर्ष मई 1988 में मॉस्को सम्मेलन में दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की और दोनों महाशक्तियों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो गए। तो एक तरीके से देता अगर आप देखें तो देता का पीरियड 1979 से 1989 तक चलता है, लेकिन कुछ जो प्रोग्रेस अमेरिका में, जब गोर्बाचोव का अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सामान्य संबंध होने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, जब 1985 में गोर्बाचोव का नेतृत्व आया। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध शुरू हुआ, किस तरीके से देता ने प्रोग्रेस की। लेकिन देता के बारे में हम लोग कुछ 2-3 चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। वो ये है कि यह एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि तनाव में कमी आई है, तनाव समाप्त नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों महाशक्तियों ने अपनी लिमिटेशंस को जान लिया है कि हम लोग चाहे कितना ही कर लें, हम दूसरी महाशक्ति को, यानी कि सोवियत संघ ने भी ये मान लिया कि हम यूएसए को ख़त्म नहीं कर सकते, यूएसए ने ये मान लिया कि हम सोवियत संघ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और इस कारण से ये हुआ कि ये बहुत ही एक अच्छा दौर माना जाता है। आप देखते हैं उसमें लगभग सभी देशों में मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना जागृत हुई, चाहे वो साम्यवादी ब्लॉक के देश हैं, चाहे वो पूंजीवादी ब्लॉक के देश हैं। इन दोनों देशों ने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से एक शांति स्थापित हो और वो कहीं ना कहीं इस दौर में वो दोनों देश उसके बारे में सफल भी हुए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक नया पढ़ेंगे। थैंक्स।